Everyone, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी एजुकेशन हब एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20वें चैप्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज में अभी करा रहा हूँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में करा रहा हूँ एंड इस सीरीज का रेफरेंस मैंने लिया हुआ है बिपिन चंद्रा के बुक से। बिपिन चंद्रा एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अगर बात करें अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स हो जाता है बिपिन चंद्रा। आपको पढ़ना चाहिए, 100% इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 20वां चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि ऑलरेडी 19th चैप्टर तक मैं कवर करा चुका हूँ। भाई अगर नहीं देखा है, सीरियसली स्टूडेंट लोग, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उन सारे चैप्टर को देखना। जंप नहीं मारना है आपको, एक सीरीज में देखना है। मेरी ऑलरेडी 2 सीरीज और भी है। इंडियन पॉलिटी की है जिसका रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत की बुक से लिया हुआ था, वो सीरीज मैंने कंप्लीट करवाई, फिर पीडीएफ भी दिया। और इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज है मेरी, जिसको भी मैंने कंप्लीट करा के उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत अच्छे से करा दूँ एंड जितना मेरे से हो सके वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? चैनल को लाइक, चैनल पे जो वीडियो देखते हो उनको लाइक करके कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वो भी ज़रूरी होता है। मैसेज देना हर बार, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो सब बोलते हैं, ज़रूरी एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। तो अगर मान लो आप स्टडी से जुड़े हुए हो और कंटेंट मेरी अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। ठीक है, वेट ए मिनट। ठीक है, तो चलो ये सारी बातें बहुत हो गई। अब हम शुरू करते हैं क्लास को, बिकॉज लेंदी नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी भी अपने वीडियो को, किसी भी अपने क्लास को बकवास करके किसी का भी टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाहता। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। नेचर ऑफ स्टडी हमारा पॉइंट वाइज का ही है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। देखो, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म जो था, जो टेररिस्ट लोग थे उनको दबा दिया गया था एक्चुअली वर्ल्ड वार 1 के समय। उनको ज़बरदस्त दबाव सहना पड़ा। सरकारी दबाव की बात कर रहा हूँ, सरकार ने इनको दबा दिया। इनफैक्ट जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया ना, तो उस समय जो अरेस्टेड टेररिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, जिनको वर्ल्ड वार के दौरान सप्रेस करके जेल भेज दिया गया था, उनको रिलीज कर दिया गया। उनको रिलीज कर दिया गया ऑन द नोटिस कि भाई सरकार चाहती है चेंज। ठीक है, एंड बाद में ये जो टेररिस्ट थे, गांधी जी और सीआर दास और कुछ अदर नेता के रिक्वेस्ट पे, अर्ज पे, मोस्ट ऑफ देम इधर ज्वाइंड कांग्रेस। ठीक है, और सस्पेंडेड देयर ओन एक्टिविटी, मतलब जो बिल्कुल जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे थे वो बिल्कुल ही छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, बट सडन सस्पेंशन हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। चौरी चौरा वाला कांड मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें क्या हुआ, चौरी चौरा में जो 22 जो वहाँ पे पुलिस थे, पुलिस का कांस्टेबल, उनको जला दिया गया था। तो ये तो मतलब इस कारण बना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से निकलने का, हटने का। गांधी जी हट गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहीं पे खत्म हो गया। तो लोगों में डाउट आ गया था। ठीक है, स्पेशली जो रिवोल्यूशनरी नेचर के उस समय लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, उनके मन में ये आ गया कि भाई अब होगा क्या इस देश का। तो फिर उनको एक्चुअली, इनका नेचर भी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस होता है, ये क्या है, जल्दी जल्दी चाहते हैं हर चीज़ को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया इनके पास ऑप्शन नहीं बचा सिवाय कि ये मतलब जुड़े फिर से अपना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को शुरू करें। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान नॉन वायलेंस अपनाया इन्होंने। नाम मैं बता दूं तो जोगेश चंद्रा चटर्जिया, सूर्य सेन, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चंद्र बोरा एंड जयदेव कपूर। ये सब नाम है, बड़े नाम है रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट।
थे, ठीक है, रिवोल्यूशनरी लोगों के। टेररिस्ट शब्द मुझे अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, एक्चुअली जो किताबों में लिखा गया है वो बोलना पड़ता है। टेररिस्ट एक्टिविटी करते थे ये लोग, लेकिन बाद में सोशलिस्ट हो गए थे, काफ़ी कम्युनिस्ट भी आइडियोलॉजी इन्होंने अपनाई थी। एनीवे, फिलहाल अभी ये टर्म यूज़ करेंगे। तो इन्होंने बेसिकली जब मूवमेंट हुआ था नॉन कोऑपरेशन का और चल रहा था गांधी जी का, तो उस समय इन्होंने नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट भी किया था बड़े ही इंथुजियास्टिकली। बट अब वो मूवमेंट ही खत्म हो गया था, तो इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं बच रहा था। तो ऑप्शन नहीं बच रहा था, फिर फाइनली इन्होंने क्या किया होगा, आप बताओ क्या किया होगा। किया यही कि फिर से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इनका दो सेपरेट स्टैंड भी हुआ करता था। एक एक जो इनका स्टैंड था वो काम कर रहा था पंजाब, यूपी, बिहार वगैरह में, और बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, कहते हैं नॉर्थ इंडिया में काम कर रहा था। और दूसरा था ईस्ट इंडिया में, कह सकते हो ईस्टर्न रीजन में, बंगाल रीजन कह सकते हो। ठीक है, बंगाल में एक्चुअली दूसरा इनका जो स्टैंड था वो काम कर रहा था। और इनका जो सोशल बेस था वो था जो वर्किंग क्लास लोग थे, वही इसके बेस भी थे। ठीक है, एंड देयर वाज ए अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा। तो इनका सोशल बेस यही था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे देखते हैं। तो इनका जो अगर इंटरेस्ट की बात करें तो ये एक्चुअली इनका इंक्लाइनेशन रशियन रिवोल्यूशन, कम्युनिस्ट ग्रुप, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड प्रोलेटरिएट की तरफ, इनका प्रोलेटरिएट की तरफ इनका झुकाव रहता था। मतलब इन सब चीज़ों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इनके बड़े बड़े नेता। ठीक है, यहाँ पे देखो, यूनियनिस्ट आफ्टर द वार दे could see the revolutionary potential of the new class and desire to harness it टू द नेशनलिस्ट रिवोल्यूशन। तो न्यू क्लास की बात करते हैं, वर्किंग क्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल को ये लोग जानते थे। एंड मोर ओवर इन्होंने स्पेसिफिकली बात करें अगर भगत सिंह की, तो भगत सिंह हमें किताबों के बहुत फॉन्ड ऑफ थे, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। किस टाइप की किताबें पढ़ते थे, तो सोशलिज्म से रिलेटेड किताबें पढ़ते थे। ठीक है, मार्क्सिज्म से रिलेटेड किताबें इन्होंने खूब पढ़ी। ठीक है, एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की किताबें थी, उनको इन्होंने खूब पढ़ी थी। तो ये इनका विचारधारा जो था इस तरफ इंक्लाइंड था। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अपना जब शुरू हुआ, सेकेंड फेज की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो ऑलरेडी हो चुका था, एक बार मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर ये गांधीयन का नॉन कॉपरेशन, गांधी जी का मूवमेंट शुरू हो गया। जब गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, तो फिर से दोबारा जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हुई, तो वो कहाँ शुरू हुई, वो शुरू हुई नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया बस में सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ ये। उस समय इसको संरक्षण मिला, ओल्ड जो वेटरन्स है थे, जो कि बेसिकली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करते थे पहले। राम प्रसाद बिस्मिल उसमें से एक नाम आता है, जोगेश चटर्जिया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, देन सचिंद्र नाथ सान्याल एक इम्पॉर्टेंट नाम। इनका एक बंदी जीवन भी एक टेक्स्ट बुक की तरह काम किया है, जो नए एज के रिवोल्यूशनरी थे उनके लिए। तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने कानपुर में एक मीटिंग की। दे केम टुगेदर एंड मेट एट कानपुर इन अक्टूबर 1924 एंड फॉर्म्ड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, किस लिए किया, ताकि ओवरथ्रो किया जा सके कॉलोनियल रूल को, एंड हमारे देश में फेडरल रिपब्लिक बनाया जा सके, जिसमें जो जो बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, नाम इन्होंने सोच भी रखा था। एंड वो उसका जो बेसिस होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको राइट मिलेगा वोट करने का। तो ये ऑलरेडी इन्होंने सोच बना रखी थी, काफ़ी क्लियर कट कॉन्सेप्ट था इनका। और यहाँ पे ये MCQ याद कर लेना, ये आता है HRA। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो अक्टूबर 1924 में हुआ था, और यूपी में, या फिर आप कह सकते हो कानपुर में, स्पेसिफिक अगर जगह की बात करें तो कानपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये सोच बना लेना कि कॉलोनियल रूल को हटाना, ओवरथ्रो करना, इतना आसान था नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी। इसके लिए सबसे पहले मास को जगाना था, तो उसके लिए प्रोपोगेंडा ज़रूरी था, और प्रोपेगेंडा ज़रूरी था, साथ में मेन भी चाहिए थे। HRA में रिक्रूट करना था, उनको ट्रेन करना था, आर्म्स खरीदना था, इसके लिए पैसा चाहिए था खूब।
पैसा कहाँ से आया, तो भाई आएगा तो भाई इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग काकोरी जो जगह थी वहाँ पे एक रेल ट्रेन को लूटेंगे, ठीक है, जिसमें बेसिकली कैश जो आ रहा था ट्रेन में, इनको पता चला तो उन्होंने प्लान किया। काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास में, लखनऊ के नियर है काफ़ी काकोरी, वहाँ पे डकैती का इन्होंने ट्रेन में प्लान किया। तो प्लान ये एग्जीक्यूट किया गया 9 अगस्त 1925 को, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है मैंने, 9 अगस्त 1925 को 10 लोगों ने मिलकर जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको रोक लिया इन्होंने काकोरी नियर लखनऊ और उसको लूटा। दे लूटेड इट्स ऑफिशियल रेलवे कैश एंड फॉर दिस मेनी वेर पनिश्ड सच एज, जिनको जिनको फांसी हुई उसका नाम आप देख लो, ये लोग अमर हुए। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह होना चाहिए, रोशन सिंह, ठीक है, एंड राजेंद्र लाहिरी। ये लोग 4 ऐसे बड़े नाम हैं जो इस केस में इनको ट्राई किया गया और इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, दे दी गई। साथ में कई लोगों को, 4 लोगों को भेजा गया था, काला पानी की सज़ा दे दी गई थी और इनको पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था, वहाँ जाके इनको सज़ा एक्सिक्यूट की गई थी। इनकी और लोगों को भी सज़ा हुई थी। एनीवे आगे बढ़ेंगे। यंगर मैन जो थे धीरे धीरे जुड़ने लगे, जो यंगर जनरेशन था इनका, मैं बात कर रहा हूँ रिवोल्यूशनरियों का, ये इनका एक यंगर जनरेशन आया जिसका उदाहरण के तौर पर नाम सुन लो, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव, ये लोग तीनों कानपुर से थे यूपी में, भगत सिंह, भागवती चरण बोहरा एंड सुखदेव, ये लोग तीनों पंजाब से थे। एंड इन्होंने एक मिल के, ये जो नए यंग मैन थे, इन्होंने मिल के रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की चारे को। इनफैक्ट बहुत सक्सेसफुली इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया एंड ये रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ उसका मेन लीडरशिप था चंद्रशेखर आज़ाद के पास। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिज्म को भी ऐड किया गया, ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया एंड ये सब कुछ हुआ ओवरऑल लीडरशिप ऑफ द चंद्रशेखर आज़ाद एंड दे वेर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज। ये जो भी नाम मैंने अभी बताया आपको, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव, भगत सिंह, भागवती चरण बोहरा, सुखदेव, ये सब लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुके थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि 1924 अक्टूबर में बनी थी, उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। अब रीऑर्गेनाइज कैसे किया वो आगे मिल जाएगा आपको पढ़ने को। आगे बढ़ते हैं। कैसे हुआ ये सब प्रोसेस, तो ये लोग मिले फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली का एक ग्राउंड है, यहाँ पे ये लोग 9 और 10 सितंबर को 1928 में मिले और इन्होंने सोशलिज्म को बोला कि हमारा जो गोल होगा ना वो सोशलिज्म ही होगा, ऑफिशियल गोल होगा। एंड दे ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू दैट ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो सोशलिस्ट इन्होंने ऐड कर दिया। लाला लाजपत राय का उसी दौर में, मतलब साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनका डेथ हो गया, लाला लाजपत राय का। ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ इस इनके ऊपर और इन बेचारे का मतलब डेथ हो गया था लाला लाजपत राय का। और ये उस समय एंटी साइमन कमीशन का जो मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को इनकी मौत हुई थी। इसके बाद एक्चुअली इनको ना इन रिवोल्यूशनरी नेताओं को बहुत बुरा लगा था, बहुत झटका सा लगा था। बोला इतने बड़े नेता को ये मामूली से पुलिसों ने मिलकर लाठी से मार दिया, ये बहुत गलत है, इसका बदला लिया जाएगा। इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ही बदला ले लिया अपना, जब भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु, ये तीनों लोगों ने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में कर दी, ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में इन्होंने करके बदला ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह एंड बीके दत्त को ये जिम्मेदारी दी गई बिकॉज
जिम्मेदारी की क्यों दी गई मैं बता दूंगा। एक जिम्मेदारी पहले सुन लो क्या दी गई। भगत सिंह एंड बीके दत्त को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों को बॉम्ब फेंकना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये इन्होंने कर दिया 8 अप्रैल 1929 को फेंक दिया बॉम्ब। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस बॉम्ब फेंकने के पीछे कोई ये प्लान नहीं था कि किसी को मारना है या फिर क्षति पहुंचानी है जान माल की। सिर्फ और सिर्फ इसका टारगेट यही था कि डर पैदा करना है, या फिर जो डम्ब है, जो बहरे हो गए हैं ना, उनको सुनाना है, उनको मतलब हमारी आवाज़ पहुंचानी है उन तक। ठीक है। एंड एक्चुअली उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 इम्पोर्टेंट बिल पास हो रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और ये दोनों बिल जो थे कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक नहीं थे, भारत की सिविल लिबर्टी, लोगों के सिविल लिबर्टी के लिए ठीक नहीं था। ओवरऑल स्पेसिफिकली बात करें तो जो मजदूर थे उनके राइट्स का भी हनन किया जा रहा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के द्वारा। तो इस बिल के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, किसी को मारने का टारगेट नहीं था इनका, बॉम्ब फेंका गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। साथ में ये भी एक सोच रखी गई थी उस समय कि जब बॉम्ब फेंकेंगे तो हो सकता है हमें अरेस्ट किया जाएगा, पक्का अरेस्ट किया जाएगा, तो हम लोग कोर्ट के थ्रू हम लोग फाइट करेंगे, जिससे कि हमारा कॉज जो है वो सबको पता चल जाएगा, पूरे मतलब जितनी जनता है, मास है, उसको पता चल जाएगा। तो ये सोच के साथ भगत सिंह और बीके दत्त ने बॉम्ब फेंकी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले, प्रशासन को पता चले, सब ये सब जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब मोटिव था उसके बिहाइंड में। ठीक है। सो हुआ क्या, सरकार ने इनको ट्राई किया। ठीक है, इनको ट्राई किया, और भगत सिंह कुछ और मतलब लोगों को भी ट्राई किया गया डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी केसेस में। जैसे बड़े बड़े नाम बता देता हूँ, भगत सिंह के अलावा सुखदेव, राजगुरु एंड कुछ और भी रिवोल्यूशनरीज को ट्राई किया गया। कई सारे कॉन्स्पिरेसी केस ये कर ही रहे थे उस समय, और इनको इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है। और जब भी ये मतलब उस बीच में अपना जब इनका ट्रायल चल रहा था तो ये जाते थे जब कोर्ट में, तो मस्त गाना वाना गाते जाते थे, इनकलाब जिंदाबाद एंड डाउन डाउन विथ इम्पेरियलिज्म, साथ में लॉन्ग लिव विथ प्रोलेटेरिएट। ठीक है, एंड गाना गाते थे सच्चाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और मतलब बिल्कुल बेधड़क, मरने से कोई डर नहीं था इनके चेहरे पे, नहीं दिखता था, बिल्कुल एकदम मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ठीक है, मतलब ये एकदम बेबाक, मतलब ऐसे तो लोग हुए ही नहीं जो मतलब देश के लिए इस हद तक इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, जान तक अपनी गंवा दी। तो ये सब लोग थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था ये, जो मैंने आपको ब्रीफली बताया। जब इनको फांसी दे दी गई फाइनली 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, पूरी कंट्री रोई भाई साहब, पूरी कंट्री रोई, हड़ताल हुआ, सब कुछ हुआ। मतलब लोगों ने काम पे उस दिन नहीं गए लोग, घर पे बैठे रहे, खाना तक लोगों ने नहीं खाया, लोग रोने लगे इतना। मतलब ये लोग बहुत, मतलब उस समय ना बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग पे छाए हुए थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हंगर स्ट्राइक हुआ उसके बाद क्या हुआ ना कि और भी कुछ ट्रायल चल रहे थे उस समय, बाकी जो रिवोल्यूशनरी थे, तो उसके उन्होंने क्या किया, उन रिवोल्यूशनरियों ने हंगर स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा ट्रीटमेंट होता है क्रिमिनल टाइप का, हम लोग क्रिमिनल नहीं है, हमें पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह हमें ट्रीट किया करना चाहिए, क्रिमिनल की तरह नहीं। जेलों की हालत बहुत गंदी है और हमें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इनके सपोर्ट में जो बाकी रिवोल्यूशनरी थे और कुछ बाकी जो लोग थे, वो लोग फास्ट रखना शुरू कर दिया, उनको पूरा सपोर्ट मिला। इस फास्ट के दौरान एक बहुत बड़ा नाम आता है जतिन दास का। ये भी एक इनका एपिक फास्ट था। ये 64 दिन तक फास्ट रखने के बाद बेचारे ये रिवोल्यूशनरी थे, इनका डेथ हो गया। ठीक है, एक ये यंग मैन थे, बट आयरन जैसा इनका, लोहे जैसा विल था। ही बट सर्टेनली 64 दिन के फास्ट रखेगा तो क्या होगा, सर्टेनली ही हैज टू डाई एंड ही हैड डाइड। ठीक है, और जब इनकी बॉडी लाहौर से कलकत्ता आई, फिर कलकत्ता से 2 माइल के लिए मतलब क्रीमेशन के लिए जा रही थी, तो उस दौरान 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने
इनके कॉफिन के साथ मतलब दिया और कॉफिन को हाथ लगाया, मतलब चेंज हो रहे थे लोग बार बार। मतलब वो दृश्य कैसा रहा होगा, इमेजिन कर सकता है कोई वैसा व्यक्ति जिसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। आगे बढ़ेंगे बंगाल में। अब तो ये मैंने बात आपको नॉर्दर्न इंडिया की बताई थी, अब हम जानेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल में जो एक्टिविटीज चल रही थी उस समय रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वाली, वो थोड़ी सी अंडरग्राउंड एक्टिविटी टाइप की चल रही थी। वो मतलब जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में जितना फेमस तौर पे चल रहा था उतना फेमस नहीं चल रहा था वहाँ पे, बट चल रही थी चीज़ें। इन्होंने जो बंगाल के जो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सी आर दास को, जब वो स्वराजिस्ट वर्क कर रहे थे तो उसमें सपोर्ट भी किया इन्होंने। एंड कांग्रेस के साथ भी ये लोग मिलके काम करते थे। फर्दर अगर बात करें तो बंगाल के जो रिवोल्यूशनरी थे वो दो भागों में बटे हुए थे, दो विंग में बटे हुए थे। एक को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे को लीड कर रहे थे जेम्स सेनगुप्ता। तो जेम्स सेनगुप्ता वाली जो ग्रुप थी उसको अनुशीलन समिति कहते थे, और जो सुभाष चंद्र बोस की जो जिस जिस रिवोल्यूशनरी ग्रुप को लीड कर रहे थे उसको युगंतर ग्रुप कहते थे। तो ये दो भागों में बटा हुआ था। सुभाष चंद्र के द्वारा लीड किए गए जाने वाले ग्रुप को युगंतर ग्रुप कहते थे, और जो जेम्स सेनगुप्ता के द्वारा लीड की जा रही थी जिस ग्रुप का नाम, उसको अनुशीलन कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दे अटेम्प्ट टू असैसिनेट चार्ल्स टिगार्ट। एक अटेम्प्ट किया इन्होंने चार्ल्स टिगार्ट, जो कि वहाँ का बहुत ही बुरे कामों में फेमस पुलिस कमिश्नर था कलकत्ता का। उसको मारने की कोशिश की गई गोपीनाथ साहा के द्वारा जनवरी 1924 में, लेकिन गलती हो गई। वो गलती से वो अटैक एक्चुअली एक दूसरा इंग्लिश पुलिसमैन था, डे डे नाम था उसका, वो बेचारा मारा गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इनको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया शाह साहब को। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग टेररिस्ट। ठीक है, इस बहुत बड़ा एक्शन लिया है सरकार ने, कई सारे जो सस्पेक्टेड लोगों को भी टेररिस्ट घोषित करके उनको जेल में डाल दिया। कई सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस को भी और कुछ अदर्स कांग्रेसमैन को भी अरेस्ट किया गया। फाइनली शाह को हैंग कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक दिक्कत थी जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी चल रहा था, उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि ये दोनों जो अनुशीलन और युगंतर ग्रुप आपस में लड़ते भी रहते थे। ठीक है, आपस में लड़ते भी रहते थे। देयर वाज आल्सो फैक्शनलिज्म एंड पर्सनल क्वेरल्स, मतलब इन बिटवीन भी आपस में भी इनकी लड़ाई चलती रहती थी। अनुशीलन वर्सेस युगंतर ग्रुप, जो एक थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें इनकी लड़ाई चलती रहती थी। युगंतर रिवोल्यूशनरी ने लेकिन बाद में अच्छे तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। इसमें एक बड़ा नाम आता है चिट्टागोंग के। चिट्टागोंग बंगाल में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उस समय पड़ता था इनफैक्ट। तो चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को लीड किया सूर्य सेन ने। सूर्य सेन एक बड़ा नाम है। ठीक है, सूर्य सेन कई बार क्वेश्चन आता है किस उससे रिलेटेड थे, तो जो अपना ये युगंतर ग्रुप जो था उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये एक टीचर थे, सूर्य सेन एक टीचर थे, एंड टीचर थे नेशनल स्कूल के। एंड कहीं ना कहीं कई बार इनको अरेस्ट किया गया, 2 साल के लिए एक बार अरेस्ट हुए। ठीक है, देन 1926 से 1928 के बीच में 2 साल के लिए अरेस्ट हुए थे। एंड ग्रुप वेर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांग्रेस वर्क इन चिट्टागोंग। तो इन्होंने जो ये ग्रुप था वहाँ की चिट्टागोंग की लोकल कांग्रेस कमेटी में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। बात करें 1929 में, तो सूर्य सेन को सेक्रेटरी बनने का मौका मिला था चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में। एंड इनफैक्ट चिट्टागोंग में काफ़ी काम किए इन्होंने, बहुत सारे लोकल लेवल के जो काम होते हैं वो इन्होंने किए, एज ए पॉलिटिकल काम जो होते हैं।
ठीक है। बाद में दे वर फॉन्ड ऑफ सेइंग ह्यूमनिज्म इन इज स्पेशल वर्च्यू ऑफ रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ये कहते थे सूर्य सेन, ठीक है। लार्ज बैंड ऑफ रिवोल्यूशनरी यूथ इंक्लूडिंग अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बाबुल बाबुल लोकनाथ बाबुल, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन हम लोग करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन। इनमें प्लान ये था कि चिटागोंग आर्मरी को ही हम लोग लूट लेंगे, सीज कर लेंगे उसको। इस सीजिंग का प्लान करके सीज करने का आर्म्स था। साथ में इन्होंने ये भी प्लान किया कि जो टेलीफोन लाइंस हैं जो चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में थी, टेलीग्राफ सिस्टम था, उस सबको तहस नहस कर देंगे। साथ में रेलवे कम्युनिकेशन भी जो है ओवरऑल कैलकाटा से, ओवरऑल बंगाल से और चिटागोंग के बीच में, वो सब हम लोग तोड़ ताड़ देंगे, उसको डिसलोकेट कर देंगे, ठीक है। और ओवरऑल चिटागोंग का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग संभालेंगे, हम लोग करेंगे। तो 18 अप्रैल 1930 को इसको लीड किया डिफरेंट लोगों ने। जो प्लान था इनका, एक्चुअली जो पुलिस आर्मरी को कैप्चर करने का प्लान था, उसमें जो कुछ लोग गए थे, उसमें लीड किया था गणेश घोष ने, और इन्होंने आर्मरी को कैप्चर कर लिया। एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी को भी इन्होंने कैप्चर किया, उसमें लीड कर रहे थे लोकनाथ पॉल, ठीक है। देन बट उसमें जब ये आर्मरी में सीज किया इन्होंने, तो कई सारे गन, ल्यूइस गन हुआ करता था, वो गन उन्होंने लूटा। 303 आर्मी राइफल्स जो हैं उनको भी इन्होंने लूटा। बट इनको क्या है ना, एमुनिशन नहीं मिला, जो कि काफ़ी इनके लिए घातक साबित हुआ। एमुनिशन ये लोग ढूंढ ही नहीं पाए। एमुनिशन नहीं मिला तो यार हथियार लेके भी क्या करोगे जब उसमें गोली ही नहीं रहेगी, तो वो किसी काम का नहीं है, वो डंडे जैसा है बस। और ये कारण भी हुआ कि इनको काफ़ी मतलब झेलना पड़ा इसकी वजह से। अगर नहीं गोलियाँ होती तो काफ़ी अच्छे से लड़े होते। आगे जो लड़ाई हुई बताऊंगा अभी। इन ऑल 65 ये लोग थे टोटल, और इन्होंने चिटागोंग की बिल्कुल मतलब जो ये प्लान था इनको एक्सिक्यूट किया, अच्छे से किया। और चिटागोंग आर्मरी पे कब्जा करके वहाँ पहुँच के इन्होंने झंडा भी फहराया, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन्होंने वहाँ पे के थ्रू मतलब अपना जो इनका जो आर्मी बनाया था, इन्होंने उसको नाम दिया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और चिट्टागोंग ब्रांच था वो, ठीक है। और इसके मतलब साथ मिल के इन्होंने ये सब काम किया। दे होस्टेड नेशनल फ्लैग ऑल्सो, देन दे प्रोक्लेम्ड ए प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑल्सो। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने तो लूट उठ के सब कुछ सब कर ही लिया है, और हमारा यहाँ पे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट भी हमने बना लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दे मार्च टुवर्ड्स द चिट्टागोंग हिल। बाद में चूंकि वो जगह सेफ नहीं थी, इनके पास गोलियां नहीं थी, तो ये क्या किया इन्होंने कि वहाँ पे जो लो लैंड था उसको छोड़ के ये लोग हिल एरिया में चले गए, चिट्टागोंग हिल रेंजेस में चले गए, ताकि सेफ रहेंगे। एटलीस्ट जो पुलिस की कार्रवाई होगी या फिर जो रिटेलिएशन आएगा सरकार से, उससे बचने के लिए ये लोग ये सब करने के बाद, लूटने उठने के बाद सब कुछ, ये लोग चले गए चिट्टागोंग हिल रेंज में, सेफ प्लेस के चक्कर में। बाद में क्या हुआ कि जो जलालाबाद उसके आसपास ही पड़ता है, चिट्टागोंग हिल के पास जलालाबाद हिल पड़ता है। वहाँ पे थाउजेंड्स के आसपास ट्रूप्स ने इनको घेर लिया इनको पूरे, मतलब चिट्टागोंग हिल रेंज को घेर लिया गया, ताकि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और इसमें इन्होंने जम के लड़ाई लड़ी, ठीक है, जम के लड़े ये इंग्लिश फोर्स के साथ। 80 ब्रिटिश ट्रूप्स वेयर डाइड, ठीक है, मोर देन 80 ट्रूप्स वेयर डाइड। साथ में ये जो इनकी ग्रुप थी, इनके भी 12 लोग मारे गए, ठीक है, 12 लोगों की मौत हुई। सूर्य सेन ने बाद में देखा कि मतलब डिस्पर्स होना सही रहेगा, बिकॉज कब तक फाइट करोगे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स और जिसके पास मतलब ना गोलियों की कमी है ना हथियार की कमी है, तो ये डिस्पर्स हो गए नेबरिंग विलेज में और लड़ते रहे। लास्टली 16 फरवरी 1933 को 16 फरवरी 1933 को इनको फाइनली अरेस्ट किया गया, सूर्य सेन को इन पे ट्रायल किया गया। एंड लास्टली 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ये एक हीरोइक एक्शन था सूर्य सेन का, जो कि मैंने आपको कहानी के तौर पे समझाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 20 रिप्रेसिव एक्ट्स पास किए गए इसके बाद,
और ताकि जिससे पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जा सके रिवॉल्यूशनरी पे एक्शन लेने के लिए। कई सारे गांव जला दिए गए जहाँ पे रिवॉल्यूशनरी का वर्चस्व था। पनिटिव फाइन भी डाले गए लोगों के ऊपर जो जुड़े थे इन लोगों से, ठीक है। एंड इस दौरान में जवाहरलाल नेहरू इस बीच में गए थे चिटागोंग में और उन्होंने भाषण दिया था और वहाँ पर उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था जो सूर्य सेन ने किया था, जो उनकी टीम ने किया था, उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। इस चक्कर में इनको भी 2 साल की सज़ा दे दी गई थी सेडिशन के चार्ज पे। तो ये एमसीक्यू आता है कि जवाहरलाल नेहरू को सेडिशन के चार्ज पे किस एक्टिविटी के लिए क्या किया था इन्होंने कि इनको सजा दी गई थी, एमसीक्यू आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यंग वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। उनका मेन रोल क्या हुआ करता था, वुमेन्स जो जुड़ी इस मूवमेंट के साथ वो शेल्टर देती थी मेल लीडर्स को, ठीक है, या फिर रिवोल्यूशनरीज को। मैसेंजर की तरह काम करती थी, मैसेज इधर से उधर करती थी। कस्टोडियन ऑफ आर्म्स को छुपाने में, रखने में, all those things were done by them. In fact, they directly fought also. They with the guns in their hand, they fought also. So they were very brave. बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने जो मेल काउंटर पार्ट है उनको सपोर्ट भी किया, साथ में डायरेक्टली वार में लड़ी भी। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बड़े नाम बता देता हूँ जो लेडीज इसमें एक्टिव थी। प्रीति लता वदेदार, ठीक है, कल्पना दत्त, मतलब उनको कल्पना जोशी भी बोलते हैं अभी के डेट में, ठीक है। 2 स्कूल गर्ल्स जिनका नाम है जैसे कोमिला, सती घोष, गर्ल्स स्कूल ऑफ कोमिला, सती घोष एंड शांति घोष एंड सुनीति चौधरी। दे वर शॉट, दे शॉट डेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको गोली मार दिया था इन दोनों ने, ठीक है। बीना दास फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कन्वोकेशन। जब वो कन्वोकेशन हो रहा था तो डिग्री मिल रही थी तो उन्होंने गवर्नर के ऊपर ही फेंक दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ग्रुप ऑल्सो नो लॉन्गर एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स। तो पहले जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती थी ना पहले की फेज में, उसमें क्या था, मुस्लिम इंक्लूड नहीं होते थे। इस बार क्या था, सेकेंड टाइम जो मुस्लिम एक्टिविटी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी उसमें मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट किया। एग्जाम्पल के तौर पे सतर, मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ एंड ट्यूनू मियाँ, ठीक है, ये सब लोग पार्टिसिपेंट थे इसके। आगे बढ़ेंगे। रियल ब्रेक थ्रू कब हुआ इन एक्टिविटी में, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में थोड़ा चेंज आया एक्चुअली। भगत सिंह एंड जो उनके कॉमरेड्स थे उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन में आर्मी बनाई थी, ठीक है, एसोसिएशन बनाया था जिसको आर्मी कहते थे वो लोग। एंड मैनिफेस्टो जब इन्होंने अपना डिक्लेयर किया था 1925 में, तो इन्होंने बोला था कि हम लोग एबोलिश करेंगे वो जितनी भी सिस्टम है हमारे देश में जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं, एक्सप्लॉइटेशन फैलाती हैं मैन की, मैन को एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय मैन का एक्सप्लॉइटेशन बाय मैन, मतलब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन लोगों के द्वारा ही किया जाता है, उन सबको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है। एंड सोशल रिवोल्यूशन लाएंगे, कम्युनिस्टिक प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे रेलवे का, ट्रांसपोर्ट जो भी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे सबको ये इनकी सोच थी कि नेशनलाइज करना है। मतलब वो जो आइडियोलॉजी सोशलिज्म में होती है, कम्युनिज्म में होती है, वो सारी इन्होंने एक्सेप्ट कर रखी थी। इन्होंने ये भी कहा था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया जाएगा एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी विल ऑर्गेनाइज आर्म्ड रिवोल्यूशन। तो ये सारा इनका मैनिफेस्टो था। तो ये सब ब्रेक थ्रू दिलाया कहीं ना कहीं इनके काम में, और इनका काम काफ़ी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब एक्चुअली इनको सज़ा ही हो गई, फांसी ही हो गया, और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को भी एक एनकाउंटर कर दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं लीडरलेस हो गया था ये मूवमेंट बाद में। खैर अभी तो ये इसमें और भी है कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। भगत सिंह की जन्म, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जान लो। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। ये नेफ्यू थे अजीत सिंह के। अजीत सिंह खुद में एक इंटेलेक्चुअल थे और भगत सिंह भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। अजीत सिंह बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी नेता भी थे, टेररिस्ट भी थे।
ए वेरियस वो वोरेशियस रीडर भी थे ये, ठीक है। भगत सिंह काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था इनका, मतलब वैसी पढ़ाई नहीं जो हम लोग पहले से लेकर 10वीं तक पढ़ते हैं। इनकी जो मतलब इंटरेस्ट था रीडिंग का, वो था सोशलिज्म आइडियोलॉजी पढ़ने का। जब ये लाहौर में थे तो ये किताबों के बीच में ही रहते थे, लाइब्रेरी में ही घूमते रहते थे और बहुत सारे सोशलिज्म के रिलेटेड बुक इन्होंने पढ़ी, ठीक है। और he also organized several study circles with the help of सुखदेव एंड अदर्स। सुखदेव इनके मित्र थे एंड लाहौर में इन्होंने कई सारे स्टडी सर्कल्स बनाए। साथ में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का ऑफिस जो शिफ्ट हुआ था आगरा में, जब हुआ आगरा में इन्होंने क्या किया, एक पूरे मतलब लाइब्रेरी बनाई अपने ऑफिस में ही, और जो भी इनके मेंबर्स आ रहे थे उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि भाई आप ये सोशलिज्म से रिलेटेड किताबें पढ़ो, ठीक है। एंड जब ये जेल में भी थे तब भी इन्होंने जेल को एज ए यूनिवर्सिटी की तरह बना दिया, इतनी सारी किताबें वहाँ पर रखी रहती थी, पढ़ते रहते थे ये, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था ये सोशलिज्म की तरफ, सोशलिज्म की किताबें पढ़ते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। बाद में तो ये भी कहा जाता है कि ये पॉकेट में लेके घूमते थे किताबें, जो भी कोई बंदा मिलता था उसको दे देते थे, भाई ले भाई अपने मेंबर से दे देते थे, पढ़ो इसको। नेक्स्ट है सुखदेव, भगवती चरण बोहरा एंड शिव वर्मा, विजय सिन्हा, यशपाल, ऑल पीपल वेयर इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, दिमागी लोग थे ये लोग। एंड एक किताब लिखी गई थी उस समय, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, जिसको लिखा गया था भगवती चरण बोहरा के द्वारा। इन्होंने भी इस किताब में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। भगत सिंह बिफोर अपने अरेस्ट के इन्होंने क्लियर बोल दिया था कि देखो मैं विश्वास नहीं करता, मैं छोड़ चुका हूँ टेररिज्म। मैं हो सकता है कि शुरू के दौर में मैं टेररिज्म एक्टिविटी मैंने की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं आज की डेट में टेररिज्म नहीं करता हूँ, टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं था। थोड़े समय के लिए रहा हूँ, वो भी अनफॉर्चुनेटली तो रहा हूँ, लेकिन मैं कभी टेररिज्म नहीं बिलीव करता मैं। इन्होंने क्लियर कहा था अपने अरेस्ट से पहले भी, लेकिन फिर भी इनको अरेस्ट किया गया एंड ये मार्क्सिज्म की तरफ इनका झुकाव हो गया था, ठीक है। मार्क्सिज्म की तरफ झुकाव भगत सिंह का हो गया था 1929 में। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड, भगत सिंह की बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सभा का इन्होंने गठन किया था जिसका नाम है पंजाब नौजवान भारत सभा। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। एक एमसीक्यू भाई ये मान लो कि आ सकता है कभी भी। पंजाब नौजवान भारत सभा 1926, ओपन विंग ऑफ रिवोल्यूशनरी था ये, रिवोल्यूशनरीज का एक ओपन विंग था ये, जहाँ पे रिवोल्यूशनरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए जाते थे, इन्फ्लुएंस किया जाता था नौजवानों को ताकि वो एक सोशल बेस बना सके, एक मास बेस बना सके। भगत सिंह एंड सुखदेव ऑल्सो ऑर्गेनाइज द लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क एमंग द स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे। Bhagat Singh and his comrades advance in broadening the scope of definition of revolution। इन्होंने कहा कि देखो रिवोल्यूशन जो है ना उसको अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। रिवोल्यूशन का मतलब सिर्फ मिलिटेंसी और वायलेंस नहीं है, रिवोल्यूशन का मतलब है नेशनल लिबरेशन, ठीक है। हमारा जो रिवोल्यूशन है उसका मतलब नेशनल लिबरेशन है एंड नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट ऑफ द नेशनल लिबरेशन। जब हम लिबरेट हो जाएंगे तो समाज में एक सोशलिस्ट सोशल ऑर्डर बने, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन। ये इनका डिफिनेशन था। रिवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि बस मिलिटेंसी एंड वायलेंस करना है, नेशन को छुड़ाना है अंग्रेजों के चंगुल से, और साथ में जब छूट जाएगी देश अंग्रेजों के चंगुल से तो सोशलिस्ट सोशल ऑर्डर बनाएंगे हम सोसाइटी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह का जो झुकाव था कम्युनलिज्म की तरफ भी काफ़ी भगत सिंह ने कहा कम्युनलिज्म नहीं, कम्युनिस्ट की तरफ झुकाव था। कम्युनलिज्म तो हिंदू मुस्लिम रिलीजन वाला जो होता है वो है। तो कम्युनलिज्म वाज अ बिग इनेमी एज ए कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो जो कम्युनलिज्म है हिंदू मुस्लिम में जो होता रहता था, भगत सिंह उसके अगेंस्ट थे। ये हमेशा चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिल के काम करे, कम्युनलिज्म इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इन्होंने कहा भी कि इनेमी है ये, ठीक है।
colonialism की तरह से भी बड़ा ये इनेमी होता है. He saw the importance of freeing the people from mental bondage of religion and superstition also. इन्होंने एक कहा था, एक कहीं आर्टिकल लिखा था, उसमें इन्होंने कहा था कि वाई आई एम अथेइस्ट, मैं क्यों भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ. इसका कारण इन्होंने यही दिया था कि ये जो सुपरस्टिशन होता है, रिलीजियस बाउंड्स आपको आपके ऊपर लादे जाते हैं, थोपे जाते हैं, मैं भगवान में ही विश्वास नहीं करता हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या हुआ, इनकी तो मतलब भगत सिंह के बारे में मैंने बता दिया. भगत सिंह को तो 23 मार्च 1931 में, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी. तो इनका चैप्टर तो बेचारों का बहुत गंदे नोट पे ख़त्म हुआ. लेकिन नेशनल हीरो हैं ये, आज भी इनके लिए दिल में एक रिस्पेक्ट, इनको सोच के मतलब लोगों में एक देश के लिए नेशनलिज्म की भावना जग जाना ये आज भी है. बाद में क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद का भी डेथ हो गया. इनको शूट कर दिया गया इनकाउंटर में, पब्लिक पार्क में, इलाहाबाद के पास में, फरवरी 1931 में. मतलब एक्चुअली इनसे पहले ही हो गया था इनका डेथ. तो क्या हुआ, ओवरऑल देखा गया तो कहीं ना कहीं लीडर खत्म हो गए थे इनके, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी. साथ में गवर्नमेंट ने बहुत सप्रेस किया इनको. दे केम टू एन एंड इन पंजाब, यूपी, बिहार. सूर्य सेन के मार्टीरडम का तो सबको पता है. तो लगभग 1934 में उनकी भी डेथ हो गई थी फांसी के द्वारा. तो जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म था बंगाल में भी ख़त्म हो गया था. तो जो बचे खुचे थे जो रिवोल्यूशनरी, वो कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ गए, कुछ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ गए, एंड कुछ जो और थे वो लेफ्ट पार्टीज में चले गए, कुछ गांधीयन विंग में चले गए कांग्रेस की. अब बात करेंगे लिमिटेशन की. तो लिमिटेशन भी रहा रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का. सबसे बड़ा लिमिटेशन ये रहा कि इसमें मास को इन्होंने कभी इन्वॉल्व नहीं किया, हो नहीं पाया. एक्चुअली चाहा इन्होंने, लेकिन मास कभी भगत सिंह की भी इच्छा रही कि मास से जुड़े, मास हमारा सपोर्ट बन करे, लेकिन मास कभी इनसे जुड़ा ही नहीं. ठीक है, लास्ट पॉइंट है एक, लेकिन इन्होंने जो अच्छा काम किया वो था डीप पेट्रियोटिज्म लोगों के मन में जगी. आज भी ये कहानी जब मैंने सुनाया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में भी वो उबाल आया होगा. तो पेट्रियोटिज्म एक जगता है ये सब सुनने के बाद. करेज एंड डिटर्मिनेशन भी लोगों में जगाया इन्होंने, एंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस इंडियन पीपल में जगाया इन्होंने. सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा. पसंद आया है तो भाई लाइक मार दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट.